हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा आज का जो कंटेंट है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे यूनिट सेल क्या होता है और पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। इस पोर्शन को कोशिश करेंगे कि कवर और कंप्लीट करें। ध्यान दीजिए क्या होते हैं, चीजें समझते हैं। सबसे पहले यूनिट सेल और पैकिंग इफिशियंसी को समझने से पहले एक बात समझ लो, हम यहाँ पर बात करते हैं स्पेस लैटिस के बारे में या क्रिस्टल लैटिस के बारे में। व्हाट इज मीन बाय स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि हम माना बात करें कि माना कोई भी हमने क्रिस्टल ले लिया, हमने कहा माना ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होंगे, याद करिए कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल वर्ड में कई बार यूज किया हूं। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब वो क्रिस्टल जिससे मिलकर बना होगा, वो सब्सटेंस जिससे बना होगा। जिससे बना होने का मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल जिससे भी मिलके बना होगा मेरा प्यारा बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। अब ये कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं ये इसके अंदर अरेंज होंगे। अब भाई वो कैसे अरेंज हैं, किस तरीके से अरेंज हैं उस क्रिस्टल के अंदर, इसी अरेंजमेंट को हम, इस 3D अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मतलब तुमसे कोई पूछे कि भाई क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो एक तरीके से कहोगे कि ये 3D अरेंजमेंट होता है। किसका 3D अरेंजमेंट होता है, ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हैं, इसी अरेंजमेंट को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक बात ये समझ लीजिए प्यारा बेटा, यहां पर ये जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होता है इसको हम डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये डॉट की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया गया, तुम देखोगे कि कई बार जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होंगे इसको मैं ऐसे ही स्पेरिकल फॉर्म में एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि लैटिस पॉइंट क्या है, तो आप कह सकते हो कि लैटिस पॉइंट एक्चुअली में क्या है कि कोई भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का एक प्रेजेंटेशन, हम कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रेजेंटेशन को ही कहते हैं लैटिस पॉइंट। और इस तरीके से डॉट 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 करके प्रेजेंट करके हम पूरा क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को अरेंज करेंगे एक स्पेस के अंदर और एक 3D अरेंजमेंट के अंदर। इसी 3D अरेंजमेंट को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अभी तो तुमको एक प्लेन में दिख रहा हो रहा होगा, लेकिन अगर इसी को हम माना 3D में अरेंज करें, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इसके अंदर कैसे अरेंज है, भाई ये कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो है इसके अंदर अरेंज कैसे हैं। मतलब अब कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल को ऐसे तुम स्पेरिकल फॉर्म में बनाओगे, एक डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट करोगे। ये जो डॉट की फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। अब एक बात और समझो कि जिस जगह पे ये डॉट बनाया है तुमने, या जिस जगह पे ये कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होता है, उस जगह को और उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस साइट कहते हैं। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स याद रखिएगा, इसको कहते हैं लैटिस साइट। और ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, जो ये स्पेशियल अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का ना फॉर्म ऑफ डॉट, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। तो यहां पर आप लोग तीन वर्ड देख रहे हो, एक वर्ड है क्रिस्टल लैटिस, एक है लैटिस पॉइंट, एक है लैटिसाइट। अब इन तीनों का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होंगे उनको डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इस डॉट का जो प्रेजेंटेशन है, ये जो डॉट है इसको लैटिस पॉइंट कहेंगे। अब जिस जगह पे ये डॉट हमने रिप्रेजेंट किया है उस जगह को हम, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, लैटिस साइट। या जिस जगह पे कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल प्रेजेंट है उसको लैटिस साइट बोलेंगे। और इस तरीके से कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का 3D में जो अरेंजमेंट है, 3D या 2D वॉट तुम जो भी कहो, ये जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का, इसी 3D अरेंजमेंट या 2D अरेंजमेंट को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब हम क्रिस्टल लैटिस को जनरली दो तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं, हम माना इसको 2D में देख सकते हैं, 3D में देख सकते हैं। 2D में जब हम देखेंगे तो एक प्लेनर फॉर्म में देखेंगे। प्लेनर फॉर्म को में देखने का मतलब कि भाई कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कैसे अरेंज है, क्या वो साइड बाय साइड अरेंज है या 2D में कैसे अरेंज है। और 3D में कुछ इस तरीके से दिखोगे। ओवरऑल यहां से छोटे छोटे दो तीन शब्द निकल के आते हैं। पहला शब्द ये कि जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होता है, इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है या 2D अरेंजमेंट होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और ये जो क्या कहते हैं, जिस जगह पे ये प्रेजेंट होता है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, उसको कहते हैं लैटिसाइड। ये छोटे छोटे शब्द आपको पता होने चाहिए थे, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। लिखा भी है कि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं लैटिस पॉइंट। दीज पॉइंट आर नोन एज लैटिस पॉइंट या लैटिसाइड। और इस अरेंजमेंट को, ये थोड़ा गलत लिख गया दिस पॉइंट, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब हम आते हैं मुद्दे की बात। अब मान के चलो कि तुम्हारे सामने एक कोई बड़ा सा क्रिस्टल है, प्यारा बेटा ध्यान सुनिएगा।
हमने कहा कि माना आपके सामने कोई एक बड़ा सा क्रिस्टल है, ये हमने कहा एक बड़ा सा क्रिस्टल ले लिया तुमने इस तरीके से। अब अगर मैं इस क्रिस्टल को देखूं, जैसे तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा कि भाई मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होता है, एटम के कॉम्बिनेशन से ही मैटर बनता है। वैसे ही यहां पर हम अरेंजमेंट की बेसिस पे बात करेंगे। एक क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल का एक वो छोटा सा हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्रिस्टल का वो छोटा सा हिस्सा जिसको अगर हम रिपीट करें बार बार हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन का मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, हर तरफ अगर रिपीट करें तो रिपीट करने पे तुम्हें क्या मिल जाए, ये पूरा क्रिस्टल मिल जाए। मतलब उस पूरे क्रिस्टल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, उस पूरे क्रिस्टल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको रिपीट किया जाता है बार बार, और उसके रिपीटेशन से मुझे पूरा क्रिस्टल मिल जाए, तो उस छोटे से हिस्से को यूनिट सेल कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट, ठीक, कंप्यूट कर दो या कंप्लीट यहां पर होगा, द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस, वही क्रिस्टल लैटिस, विच व्हेन रिपीटेड, जो बार बार जब रिपीट किया जाता है ओवर एंड अगेन इन 3D, जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ दैट सब्सटेंस इज नोन एज यूनिट सेल। आप अपने वर्ड में बनाइए, वो तो हमने लिख रखा है तो थोड़ा सा हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो। आप सीधे सीधे ऐसे याद रखोगे कि किसी भी बड़े क्रिस्टल का वो छोटा सा हिस्सा या किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा सा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करे तो मुझे पूरा कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाए, उस छोटे से हिस्से को हम यूनिट सेल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है, इस लैटिस स्ट्रक्चर में इतनी जो चीज है वो बार बार रिपीट की जा रही है हर तरफ, तो ये जो छोटा सा हिस्सा है कंप्लीट पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेल की डिफिनेशन दिमाग में बैठा लो। कई बार आ जाता है 1 नंबर की डिफिनेशन है, लेकिन तब भी पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ भैया क्या होता है यूनिट सेल। आप कहोगे यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो छोटा सा हिस्सा होता है जिसको बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो मुझे कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाता है, उसे कहते हैं यूनिट सेल। अथर कैमरा ऑन करो बेटा, अथर सिंह और बाकी लोग भी जिनको ऑन करने बोला गया। जब यूनिट सेल अब आपको समझ में आ गया तो उसके आगे चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए यूनिट सेल के बाद। यहां पर हम लोग ये यूनिट सेल जो होते हैं इनको 2 हिस्सों में बांटते हैं। मैं इसी जगह पे क्लासिफिकेशन भी कर दे रहा हूं। आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इस यूनिट सेल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 हिस्सों में बांटा जाता है? एक को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उसी को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। वहीं पे जो दूसरा इसका डिवीजन किया गया उसको कहते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे को क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं, मैं यहां सीपी लिखूंगा, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, वो प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स। जब वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। देखो जैसे यहां देखो, अगर यहां पर तुम देखो ये जो लैटिस पॉइंट थे, ये जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं जिनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, वो कहां पे प्रेजेंट है? केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसको मैं सिंपल क्यूबिक भी कह सकता हूं या उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। सिंपल क्यूबिक बोलना तो थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि क्यूबिक हो ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए सिंपल यूनिट सेल कहो। अगर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल केवल कॉर्नर पे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। वहीं पे दूसरी जगह पे अगर हम आ जाएं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। वो कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पे तो सब वाले में होंगे, बट ऑल्सो एट अनदर साइड, बट ऑल्सो एट अदर साइड, मतलब वो उसके अलावा किसी दूसरी जगह पे भी होंगे, मे बी वो बॉडी पे हो, फेस पे हो, कहीं पे भी हो। ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। इसी प्रिमिटिव की मैं बात करूं तो प्रिमिटिव के अंडर में आता है केवल एक, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक। यहां क्यूबिक के अलावा और भी हो सकते थे, लेकिन यहां पर हम कभी क्यूबिक लेके चल रहे हैं। यहां पर हम क्या बात करेंगे? सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। यहीं पे जो नॉन प्रिमिटिव होता है प्यारा बच्चा, इस नॉन प्रिमिटिव में कई सारे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉन प्रिमिटिव में जैसे आ जाता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक आ जाता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक आ जाता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। और भी होता है जैसे एंड सेंटर्ड के अलावा एक आ जाता है एज सेंटर्ड, लेकिन वो आप पूछता नहीं है। लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। यहां पे आप ये कहोगे कि ऐसा यूनिट सेल जिनमें, देखिए यूनिट सेल हम बना दे रहे हैं, जैसे
अब जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल क्यूबिक ही हो। अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं हो कि यूनिट सेल जो हो वो क्यूबिक ही हो। फिलहाल हम बना रहे हैं कुछ यूनिट सेल, जैसे एक ये बना दिया, एक यहाँ बना दिया हमने यूनिट सेल, ऐसे कई सारे यूनिट सेल हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक, अभी यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ फिर आइडिया लग जाएगा। ऐसे यूनिट सेल जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं वो जब केवल कॉर्नर पे हो, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल उस यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे हो तो सिंपल क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड वो होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, और कॉर्नर पे तो सब में होते हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा एक बिल्कुल बीचों बीच बॉडी पे भी प्रेजेंट हो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, उसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। ऐसे यूनिट सेल जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर पे तो हो ही और हर फेस पे हो, कितनी फेस होती है, क्योंकि 6, तो 6 फेस पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड। ऐसे यूनिट सेल जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर पे तो हो और किसी दो अपोजिट, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, किसी भी दो अपोजिट, चाहे तो ये ऊपर नीचे ले लो चाहे साइड वाले लो, लेकिन किसी भी दो अपोजिट पे होंगे तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। सारे वाले पे नहीं लोगे, सारे पे ले लोगे तो एफसीसी हो जाएगा, फेस सेंटर्ड हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट सेल को हमने 4 हिस्सों में सीखा। वैसे तो यूनिट सेल का डिवीजन 2 ही तरीके से होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोई बोले क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होता है तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं, जब कॉर्नर के अलावा किसी अदर साइड पे भी होता है तो नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव में सिंपल वाला आता है, और नॉन प्रिमिटिव की जब बात करें तो उसमें मतलब कॉर्नर के अलावा किसी अदर प्लेस पे भी होगा, और उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड कई सारे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा इमेज पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर तुम ध्यान से इमेज देखो तो ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में अब ऐसा नहीं कि एटम जैसे हम बनाते हैं छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे होंगे, रियलिटी में ऐसे 3D में देखो बड़े बड़े एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे अगर तुम देखो, देखो ये इस कॉर्नर पे है, एक उधर वाले कॉर्नर पे है, प्रेजेंट कुछ ऐसे रहते हैं। तो अगर आप यूनिट सेल को देखो तो यहां पर कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल केवल कॉर्नर पे है, जब केवल कॉर्नर पे है तो सिंपल क्यूबिक, कॉर्नर के अलावा किसी अदर प्लेस पे होंगे तो नॉन प्रिमिटिव। जैसे अगर मैं इस वाली की बात करूं तो ये क्या है, ये बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक क्यों, क्योंकि क्यूबिक शेप का है, शेप बदल सकता है, वो भी हम सिखाएंगे, क्रिस्टल सिस्टम बदलेंगे। लेकिन इसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट है, एक बीचों बीच में बॉडी पे प्रेजेंट है, तो इसको बीसीसी बोलेंगे। ये कौन सा है, ये एफसीसी है। फेस सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि कॉर्नर पे कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर के अलावा 6 फेस पे प्रेजेंट है। एक और आ जाता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या जाता था कि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते थे वो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट होते थे, कॉर्नर पे। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे और किसी भी दो अपोजिट फेस पे होते थे, इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। उसको हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और भी होते हैं, जैसे एज होता है, एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड में जितनी भी एजेज तुम देख रहे हो, एजेज का मतलब ये कॉर्नर, ये अब टोटल एजेज कितनी होती है, 12। तो अगर कॉर्नर के अलावा एजेज पे भी प्रेजेंट हो तो एज सेंटर्ड होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है बोर्ड के लेवल में, ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी नहीं होता है, लेकिन पढ़ने को मिलता है आपको। तो यहां पे हमने यूनिट सेल को डिवाइड किया है किस बेस पे, कि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कौन सी साइड पे हैं, किस जगह पे हैं, उस प्लेस की बेसिस पे हमने यूनिट सेल को डिवाइड किया है। पहले तो 2, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपके आ गए थे 3, एक आ गया था फेस सेंटर्ड, एक आ गया था बॉडी सेंटर्ड, और एक आ गया था एंड सेंटर्ड। इतनी चीज याद रखिएगा। तो ये हो गए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का कोई डिफिनेशन, जैसे मुझे कोई एक लोग बताओ, श्रेयांश, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे ना जहाँ होके का, जहाँ का मतलब, फेस सेंटर। जहाँ का मतलब ये जानकीपुरम में, अलीगंज में, नो सर, सर जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के जिसमें जिसमें का मतलब कहाँ कहाँ, मतलब डिब्बे के अंदर, कार के अंदर, सर हम गाड़ी के बताएं, अंदर? सर हम बताएं प्रॉपर डेफिनेशन। हाँ हाँ, अरे तुम बताओ विजन, सर तुम्हारा तो दैट टाइप ऑफ तुम्हारा यूनिट सेल इंतजार था बेटा। which have all constituent particle at the corner but also at the faces of all cube whole cube. होल क्यूब, ठीक है। तो अभी का बताओ डेफिनेशन, क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर डिफाइन करने के लिए आए? The unit cell in which the constituting particles are present at the corners as well as all the faces of the cube, हाँ all the तो 6 बिल्कुल सही faces. है। तो कम से कम आप जो वर्डिंग यूज करते हो उसका मतलब निकल के आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपको नंबर नहीं देगा, लेकिन आपकी फीलिंग के चक्कर में अगर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा एग्जामिनर को,
भाई आया कॉपी चेक करने की, लड़ाई करके ही आया, घर में मार खाया है आज घर में, तो वो गुस्सा किस पे निकालेगा? तो हो सकता है तुम पे ही निकाले, ठीक है। तो आप सेंटेंस जो लिखते हो उसमें वर्डिंग सही रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यहां तक की बातें समझ गए मेरा प्यारा बच्चा। अब यहाँ पर आगे की बात समझो। हमने जो बातें सिखाई एक बार थोड़ा फिर से मैं हल्का सा रिवाइज करता हूं जिससे थोड़ा आइडिया लगे। मैंने कहा कि किसी भी क्रिस्टल का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि किसी भी क्रिस्टल का अगर ये, सॉरी, मैंने कहा कि ये एक बड़ा सा क्रिस्टल है, तो किसी भी क्रिस्टल का वो छोटा सा हिस्सा जिसको बार बार अगर रिपीट किया जाए तो रिपीट करने पे मुझे कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाए, उस छोटे से हिस्से को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को दो हिस्सों में बांटा गया, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पे होंगे, तो इसमें केवल सिंपल यूनिट सेल आ जाता है, इसमें केवल कॉर्नर पे होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं तीन, और भी हो सकते हैं लेकिन तीन मेनली सिलेबस में है। एक आता है बीसीसी, कॉर्नर प्लस बीचों बीच बॉडी में। एक आता है फेस सेंटर्ड, सारे कॉर्नर प्लस सारे फेस पे। एक आता है एंड सेंटर्ड, सारे कॉर्नर और कोई भी दो अपोजिट फेस। तो इतनी बातें हमने आपको सिखाई। लेकिन यहां पर कई सारे बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी कि सर क्या जरूरी है कि क्यूब ही हो? जरूरी तो नहीं है कि भाई यूनिट सेल क्यूबिक ही हो। तो हम यहां पर पैरामीटर बदल सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं पैरामीटर बदलूं, यहां पर आप एक हेडिंग लिख दे रहे हैं, क्या? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया कौन कौन से पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के, तो क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर पैरामीटर कई सारे होते हैं, कई सारे का मतलब दो ही। एक तो आप कहोगे एक्सियल लेंथ, और वहीं पे एक आप और क्या बोलोगे? एक्सियल एंगल। एक को बोलोगे एक्सियल लेंथ और एक को क्या बोलोगे? एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ जो होते हैं इनको जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सियल एंगल जो होंगे उनको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है? देखो, पैरामीटर उसको कहते हैं वो फैक्टर, वो टर्म जो उस चीज को एक्सप्लेन करें, मतलब जो यूनिट सेल के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दें, तो वो एक पैरामीटर हो गए। यूनिट सेल कैसा है, किस तरीके से है, उसका शेप कैसा है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए बेसिकली दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले कौन? एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ का क्या मतलब हो गया कि भाई यही, जैसे लेंथ हो गया, ये जो उसकी ब्रेथ हो गया और जो हाइट हो गया, तो एबीसी हो कह दिया हमने। इनके बीच में जो एंगल होता है, एंगल का मतलब जैसे प्लेन के बीच में अल्फा बीटा गामा, ठीक, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एक्सियल एंगल बोलते हैं। तो एक्चुअली में यूनिट सेल के दो पैरामीटर होते हैं, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। मे बी क्या भरोसा एक नंबर में पूछ ले कि बताओ क्या होते हैं पैरामीटर यूनिट सेल के, तो आप कहोगे यूनिट सेल के दो पैरामीटर होते हैं, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ का मतलब एबीसी जो लेंथ ब्रेथ हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सियल एंगल जो प्लेन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये पैरामीटर बदलूं, जैसे तुम क्यूब की बात करो, तो क्यूब में पैरामीटर फिक्स होता है कि भाई तीनों जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। भाई क्यूब की यही बात होती है कि तीनों साइड बराबर होती हैं, और जो तीनों एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के बराबर। ये होता है, देखिए, क्यूब की बात। जरूरी नहीं है कि पैरामीटर हर एक क्रिस्टल के अंदर सेम हो, हमको जो यूनिट सेल देखने को मिले वो क्यूबिक हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जितने भी सॉलिड देखने को मिले हैं उनमें अलग अलग तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिले हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं? पैरामीटर के बेसिस पे। अगर आप पैरामीटर चेंज करते हो तो पैरामीटर के चेंज करने पे आपको 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल, ये सब देखने को मिलेगा। ये देखिए क्रिस्टल, मैंने एक यहाँ पर इमेज डाल रखी है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको देख के थानोस वाली फीलिंग आए कि अब तो यार हमको बिल्कुल इन्फिनिटी स्टोन मिल गए, आज तो हम सर को ही गायब कर देंगे, यहाँ से गायब हो जाए सब, बढ़िया है। तो ऐसी फीलिंग मत लेना, मतलब कलर्ड स्टोन है तो इसका दूसरा सेंस है। यहाँ पे जैसे ये, अब ये जैसे क्रिस्टल है, इसका जो यूनिट सेल है क्यूबिक शेप का होता है, ठीक है। ये आपका टेट्रागोनल की फॉर्म में आ गया, ये अर्थोरोम्बिक आ गया, ये मोनोक्लिनिक आ गया, ट्राइक्लिनिक आ गया, ये हेक्सागोनल आ गया, ये ट्रायगोनल आ गया। मतलब अगर सही तरीके से तुम देखो तो पैरामीटर बदलो, तो पैरामीटर के बदलने पर क्या होता है कि यूनिट सेल का जो टाइप होता है वो भी बदलता है। अलग अलग क्रिस्टल के अंदर अलग अलग तरीके के क्रिस्टल पाए जाते हैं यूनिट सेल, तो वो पैरामीटर के बदलने पे आएंगे। अब वो क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। चलिए मैं टेबल बताता हूं। अच्छा एक बात समझो, एक बात और मैं तुमको समझा दूं अच्छी चीज।
कि अगर जैसे हमने कहा एक क्रिस्टल सिस्टम लिया हमने क्यूबिक, एक क्रिस्टल सिस्टम हमने लिया क्यूबिक, तो क्यूबिक के अंदर भी तो तुम लोगों ने कई सारे बनाए थे, जैसे सिंपल क्यूबिक, फिर क्या बनाया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फिर क्या बनाया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फिर तुमने क्या बनाया एंड सेंटर्ड क्यूबिक, कई तरीके के क्यूबिक डिसाइड किए। मतलब केवल कॉर्नर पे हो, कॉर्नर के अलावा बॉडी पे हो, कॉर्नर के अलावा कॉर्नर के साथ साथ सारे फेस पे हो, या दो अपोजिट फेस पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल सिस्टम, मतलब नियम तो यही, काम तो ऐसे ही करता है, नियम थ्योरी कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि अगर क्रिस्टल सिस्टम 7 तरीके के देखे गए तो 4 तरीके के हमने यूनिट सेल देखे, तो टोटल 28 तरीके के हमको क्या दिखने चाहिए थे, 28 तरीके के हमको लैटिस दिखने चाहिए थे। हमको जो क्रिस्टल लैटिस देखने को मिलने चाहिए थे वो 28 तरीके के देखने को मिलने चाहिए थे। अब जैसे क्यूबिक में 4 हो गए, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो वैसे ही अगर टेट्रागोनल में गए तो टेट्रागोनल में सर सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर टेट्रागोनल, ऐसा होना चाहिए था। तो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है और 4 टाइप है यूनिट सेल के, तो टोटल 28 तरीके के क्रिस्टल लैटिस देखने चाहिए थे। लेकिन देखने को क्या मिला, साइंटिस्ट का नाम था ब्रेविस। ब्रेविस ने जितने भी क्रिस्टल अभी तक नोन है उनकी स्टडी की, और उनकी स्टडी से उन्होंने ये पता किया कि हमारे सामने केवल और केवल कितने 14, हमारे सामने केवल और केवल 14 ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, आपके सामने इतने ब्रेविस लैटिस जो हैं वो पाए जाते हैं। मतलब उन्होंने ये जो लिखा है कि ब्रेविस जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कई तरीके के लैटिस पाए, तो 14 तरीके के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। होने 28 चाहिए थे, पाए गए 14। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे सिंपल क्यूबिक में हम गए तो देखा गया कि सिंपल क्यूबिक में 4 देखने को मिल जाते हैं, 4 देखने को मिल जाते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक 3 सॉरी। तो जैसे ये आपको शेप इसमें बने नहीं, इसमें माना तुमको 2 ही टाइप के देखने को मिल गए, इसमें 4 टाइप को देखने को मिल गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, यहाँ 2 टाइप का, फिर 1 1 1। तो काउंट करो, 2 3 5 4 9, 2 11 3 14, तो टोटल कितने मेरा प्यारा बच्चा ब्रेविस लैटिस देखने को मिले, 14। यहां से तैयार क्या करना है, ये तो हमने ज्ञान की बातें दी, यहां से तैयार क्या करना है, 2 बातें, एक एक मार्क्स के लिए। आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, कितने तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 7। मैं पूछूं कितने तरीके के लैटिस हैं, जिनको ब्रेविस लैटिस भी नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किए थे, कोई पूछे कितने तरीके के ब्रेविस लैटिस हैं, तो क्या बोलोगे आंसर, 14। तो ये जो नंबर है, ये नंबर याद रखना, नंबर तुम्हें हो सकता है 1 मार्क में हेल्प करे कि भैया हमारे सामने 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है, जिनके नाम क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल है, और टोटल हमारे इस तरीके के क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, जो लैटिस पाए गए वो 14 तरीके के हैं, जिनको ब्रेविस लैटिस नाम दिया गया। अब मुद्दा ये आया कि भाई हमें क्रिस्टल सिस्टम याद होने चाहिए। आपके सामने समस्या ये आई कि सातों के क्रिस्टल सिस्टम और उनके पैरामीटर भी याद होने चाहिए, क्योंकि वो जरूरी भी है, पैरामीटर नहीं याद करोगे तो उसमें समस्या आ जाएगी, तो इसलिए हमें पैरामीटर याद करने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी बच्चों को कुछ पैटर्न सिखाया था, उसी पैटर्न के बेसिस पे चलोगे। क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे आप एक पैटर्न बना लीजिए, आपको जो बुकलेट मिली है या बुकलेट जो मिलेगी अभी प्रिंट होने के लिए गई है, तो आपको टाइम लग जाएगा कुछ, लेकिन मोस्ट पॉसिबली मंडे के बाद आपको साथ ऐसी समस्या ना रहे। मंडे से प्रॉपर ब्रांचेज ओपन करने के लिए प्लान बनाया गया है, मतलब तुम लोग नहीं आओगे ऑफिस ओपन करने के लिए, तब तुम लोग मंडे से रिसीव कर सकते हो बुकलेट। अब सारे क्रिस्टल सिस्टम के लिए तुम एक पैटर्न मान लो, कब तुम और मैं हमरा ही थे। आप लोग अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास आज़ादी है, आज़ादी मतलब हर तरीके का पैटर्न बनाने के लिए, किसी को कुछ भी कह दो। हम यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं तो हर तरीके का पैटर्न थोड़ी बना सकते हैं, ठीक नहीं तो 2 बच्चों का एडमिशन चला जाएगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से पैटर्न बनाइएगा। कब का मतलब क्यूबिक, इसे याद कर सकते, क्यूबिक, टेट्रागोनल, एक क्या हो गया टेट्रागोनल, ठीक। इसी में ये ओ से यहाँ क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। सर ऐसा क्यों याद कर रहे हैं भी पता चल जाएगा। एम का मतलब यहाँ पर मोनोक्लिनिक, ये क्या हो गया मोनोक्लिनिक। यहाँ पर हा का मतलब हेक्सागोनल, ऐसे याद कर सकते हो हेक्सागोनल। यहाँ पर आर का मतलब क्या हो गया रोम्बोहेड्रल, आर का मतलब क्या हो गया रोम्बोहेड्रल, और था मतलब टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर चार्ट बनाऊं तो एक तरीके से तुमको देखने को क्या मिलेगा, ये 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे क्वेश्चन हर साल आया है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाना आसान होता है।
और अच्छा भी लगता है देखने में क्वेश्चन, इसलिए कई बार देखा गया कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, इसलिए आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भले 2 बार सोच लो कि ना तैयार करो, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार करके जाना ही पड़ेगा। ये पूरी टेबल आपको बुक में ऐसे मिलती है और याद करना पड़ेगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं एक्सियल लेंथ, सबका एक्सियल लेंथ क्या है और सबका एक्सियल एंगल क्या है, और कोशिश करेंगे कि उनका भैया कुछ एग्जांपल जो है जो याद करा सकता हूं मैं याद करवा दूंगा। बाकी तो आपको टेबल पूरी याद करनी है, मैं जितना शॉर्टकट मेरे हिसाब से बन सकता है उतना बना दे रहा हूं, बाकी तो आपको याद करना है। ध्यान दो, एक्सियल लेंथ में आप ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के लिए एक सबसे पहले एक तरीका याद रखो, आप एक कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि ये जो क्यूबिक है इसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। क्यूबिक जो होता है ये क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और जो ट्राइक्लिनिक होता है, ये जो ट्राइक्लिनिक होता है ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। मोस्ट सिमेट्रिकल एंड मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ये याद रखिएगा। एक होता है मोस्ट सिमेट्रिकल और एक होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल अगर बोला गया तो उससे चीजें याद हो जाएंगी कैसे, एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट सिमेट्रिकल का सिस्टम कौन है, तो क्यूबिक, तो उसे याद कर लो कि इनके तीनों साइड भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। क्यों तीनों साइड तीनों एंगल बराबर होते हैं भैया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल है इसलिए तीनों साइड भी नॉट इक्वल हैं और तीनों एंगल भी नॉट इक्वल हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल हो गया भैया और एंगल के बराबर भी नहीं होंगे। तो इतना याद कर लिया तुमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे याद करो उसका कुछ तरीका सिखाता हूं, समझो। आप इसमें पहले एक में नॉट इक्वल लगाओ, जैसे पहले एक में नॉट इक्वल कर दो, ठीक, फिर 2 में नॉट इक्वल कर दो। मतलब ये तो जैसे कि है कि अब सर ऐसे हम करेंगे तो कैसे याद करेंगे, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो सबकी इमेज दिमाग में रखो, जैसे क्यूब की इमेज दिमाग में बसी हुई है क्योंकि छोटे से क्यूब बनाते आ रहे हैं, तो ए बी सी इक्वल टू तीनों बराबर है, तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो सबकी इमेज रखो तो याद कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि रटो तो कंफ्यूज मत होना, बस वो आप पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि बनाने में बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट जल्दी जल्दी बनाओगे तो बन भी जाता है 2-3 सेकंड के अंदर, और पता चला 2-3 क्वेश्चन हो गए तो एक साथ तुमको देखने को मिल जाता है, फिर ज्यादा जो तुमको अच्छा लगे। अब इतना बनने के बाद आप इसकी मिरर इमेज बना दो, ऊपर वाले की मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज आप जानते हो, मिरर इमेज का मतलब इसको पलट दोगे, तो पलट दोगे तो देखने में कैसा लगेगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ए बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलो, तो ये इतना काम आप कर सकते हो। अब ये कोई रूल नहीं है, ये तो एक तरीका निकाला गया कि भाई कुछ इस तरीके से याद करोगे जल्दी याद हो जाता है, जैसे मैंने अपने लिए निकाला तरीका याद करने के लिए, वैसे आपको कोई भी तरीका याद कर सकते हो। तो उससे अगर कंफ्यूजन है तो आप पूरा का पूरा चार्ट बना लो, मोस्ट सिमेट्रिकल मोस्ट अनसिमेट्रिकल सबसे पहले हो गया, एक नॉट इक्वल, फिर 2 नॉट इक्वल, फिर इन तीनों की मिरर इमेज, ये इन तीनों की मिरर इमेज इसके साथ तुमने बना दिया, बन गया, कम से कम एक्सियल लेंथ सबके याद हो गए। अब आ जाओ एक्सियल एंगल पे। एक्सियल एंगल पे अगर आ जाए तो शुरू के तीनों तो सेम ही होते हैं। देखिए कई में क्रम उल्टा सीधा है, अगर क्रम बदलोगे तो जरूरी नहीं कि पैटर्न बना पाओ, क्रम कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इधर वाला भी याद हो जाए। तो इस क्रम में तुम देखोगे कि शुरू के तीनों जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे, सर, हाँ सर इसमें हेक्सागोनल और टेट्रागोनल में सर कैसे होगा फिर? हेक्सागोनल और टेट्रागोनल में अभी एंगल का डिफरेंस आएगा ना। नो सर, ये ए बी सी वाले में एक्सियल लेंथ। तो ये थोड़ी को जरूरी है कि भाई एबीसी माना डिफरेंस सेम हो गए तो एंगल बदल सर जाएंगे। उसकी मिरर इमेज ना, मतलब समझा नहीं, इसकी मिरर इमेज तो भाई इसकी मिरर इमेज ये नहीं आएगी क्या, ये टेट्रागोनल की मिरर इमेज ये आ तो रही है हेक्सागोनल, मैं समझा नहीं तुम्हारा बात रोहित क्वेश्चन। तो सर ये मिरर इमेज होगी ना, मतलब कि ये ए तो ए नॉट इक्वल टू बी फिर इक्वल टू सी होगा ना। अरे मिरर इमेज मतलब ऐसे नहीं पलटना है, ऊपर से नीचे पलटना है, मतलब इसको ये ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, ऐसे मिरर इमेज बनाने कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ये शुरू हुआ तो ये यहाँ शुरू हो गया, फिर ये नंबर आया, फिर ऊपर वाला नंबर आया, सबसे ऊपर वाला आया। मिरर इमेज बनाने के मतलब भी कर रहा हूँ, ऐसे पलटने नहीं कर रहा हूँ कि मिरर इमेज का मतलब तुम ऐसे कुछ पलटो, जैसे ये 1 2 3 लिखा है तो मिरर इमेज का मतलब 3 2 1, ये मैं कहना चाह रहा था। उस बेसिस पे आप इसको अरेंज करोगे तो लगभग अरेंज हो जाएगा। 1-2 बार बनाने की प्रैक्टिस करेगी तुम, 5 मिनट के लिए मेहनत करो, देखोगे तुमको ये टेबल याद हो जाएगी। और कंपटीशन का भी ये क्वेश्चन है, तुम नीट वीट के पेपर देखो, ये सॉलिड स्टेट का तुम देखोगे कम से कम नहीं तो 6-7 बार जरूर आया है क्वेश्चन। अब इसमें एक और याद कर सकते हो, जैसे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल याद कर सकते हो कैसे,
हेक्सागोनल एक ऐसा होता है जिसमें एंगल 120 होता है, ये केवल इकलौता ऐसा है जिसमें 120 होता है। और याद करना भी आसान है क्योंकि जो हेक्सागन होता है उस हेक्सागन में एंगल कितना होता है 120। आप उसके साथ रिलेट कर लो कि हेक्सागन में एंगल 120 होता है, जिससे ये याद हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा होता है वो कितना होता है 120। अब दो जो है ये तुमको अपने आप याद करने हैं, अपने आप कोई पैटर्न बनाओ, जो भी तुमको अच्छा पैटर्न दिख जाए वो बना लो। अभी मेरे दिमाग में कोई पैटर्न नहीं आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग बुक से इसकी वैल्यूज लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना मुझे याद कराना था वो याद करा दिया हूं आपको, तो कम से कम दो ही याद करने पड़ेंगे। और दो में भी अगर तुम कोई पैटर्न बना लिए, किसी के साथ रिलेट कर लिए, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, तो पूरी की पूरी टेबल याद हो गई। अब एग्जाम्पल याद करवाता हूँ, ध्यान दो। एग्जाम्पल में सबसे पहले इसका एग्जाम्पल NaCl, कोई भरोसा नहीं कि भी क्वेश्चन आ जाए कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। अब तुम पूरी पढ़ाई करके गए हो, अभी कोई ऑर्थोरोम्बिक का याद ही नहीं आ रहा है तुमको, तो एक नंबर तुम्हारा ऐसे कट गया। मतलब जब 100 मार्क्स के लिए जाना है तो एक एक मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल आता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल भी याद करके जाना पड़ेगा, ठीक, इसलिए ध्यान रखो। तो जैसे क्यूबिक का NaCl, अब ये कैसे याद करें सर, ये तुमको याद नहीं करना, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल तुम देखोगे, इतने न्यूमेरिकल देखोगे, सब में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जहां भी कहीं देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल तो क्यूबिक में NaCl ही यूज किया गया है, तो अपने आप याद हो जाएगा। इसमें T से याद करो, ये देखो T है, T से याद कर लो। T से यहां बना लो एग्जाम्पल व्हाइट टिन, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल याद किया हूं व्हाइट टिन एंड TiO2, तो मैंने कुछ ही वही एग्जाम्पल उठाए हैं जो याद किए जा सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइट टिन और TiO2 रख लो। ऑर्थोरोम्बिक से रोम्बिक चुरा लो, तो इससे एग्जाम्पल देखो तुमको क्या मिल जाएगा, रोम्बिक सल्फर मिल जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। मोनोक्लिनिक में वही सल्फर ही बना दो सीधे, दो तरीके के सल्फर होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये एलोट्रॉप्स हैं इनके, तो इसका एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर आ गया। हेक्सागोनल में देखो, हेक्सागन जैसी रिंग किसकी होती थी, कोई बताएगा? ऐसी ऐसी रिंग होती थी हेक्सागन जैसी, और वो वंडरवाल फोर्स से जुड़ी होती थी रिंग। किसका स्ट्रक्चर ऐसा आता था, 10th में पढ़ा था? हाँ, ग्रेफाइट का, तो उसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट याद कर लो, ठीक है। तो रिलेट करके याद करोगे तो भूलने के चांस नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बचा ये रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का तो याद करना पड़ेगा। रोम्बोहेड्रल का जैसे याद नहीं आ रहा मुझे, देखो क्या है, ग्लेना नहीं, नहीं कुछ था, किसी बुक में देखो क्या है, रोम्बोहेड्रल का दिमाग से उतर रहा है। CaCO3 कौन सा सर? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ सर, यही लिखा है रोम्बोहेड्रल। में भी हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम याद करते थे सर, क्वार्ट्ज या कुछ ऐसा होता था, चेक कर लेना। और ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट, ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट याद कर सकते हो, तो ये आसान है कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि जब ये तुम कभी क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट करते समय ब्लू विट्रॉल का जब क्रिस्टल बनाते थे, तो वहां पर ट्राइक्लिनिक लिखने के लिए आता था फिजिकल अपीयरेंस में, लेकिन चूंकि आप एक्सपेरिमेंट कराए नहीं गए आपके 11th में, तो इसलिए याद नहीं आ रहा होगा, तो इसका कॉपर सल्फेट याद कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से लगभग एक दो जगह पे मिसिंग है टेबल, अदरवाइज ये पूरी टेबल आप इस तरीके से बना के आप प्रॉपर वे में याद कर सकते हो। अब बाकी आपका वर्क है कि जहां जहां पे मिसिंग है उसको कैसे हम किस तरीके से रिलेट करें। मतलब अगर सही से देखा जाए इन मिसिंग पॉइंट को, तो आपको 3 रिलेशन ढूंढने हैं खाली, एक ये रिलेशन ढूंढना है, एक ये रिलेशन ढूंढना है, एक ये रिलेशन ढूंढना है। ये 3 रिलेशन ढूंढो और आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। आप कहीं भी किसी भी तरीके से आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव या बोर्ड अप्रोच में इसका यूज कर सकते हो। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना तो बड़ा आसान काम है। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, कहेगा कि बताओ, पैरामीटर बदल देगा, कहेगा बताओ मोनोक्लिनिक का कौन है, टाइप नंबर 1 आ गया ना। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन अगर हम दें तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहेगा बताओ इसमें करेक्ट वाला कौन है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में डिफरेंस भी पूछ सकता है। जैसे एनसीईआरटी में जाओ तो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कि ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो कहोगे देखो दो डिफरेंस यही हो गए कि इसका एक्सियल लेंथ ये है, इसका एक्सियल लेंथ ये है, इसका एक्सियल एंगल ये है, इसका एक्सियल एंगल ये है, इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है। एक नंबर ज्यादा आता नहीं तो सीधे टेबल से तुमको डिफरेंस आ जाएगा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्या बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन जो हमने बताया कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है, ट्राइक्लिनिक। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कह सकता है कि बताओ मैच बॉक्स है, ये क्वेश्चन जनरली मैंने टेस्ट में भी साथ दिया हो कि मैच बॉक्स जो है उसकी ज्योमेट्री किससे मैच करती है,
तो कोई बताएगा मैच बॉक्स की ज्योमेट्री किससे मैच करती है? कोई भी एक लोग आंसर दे दो भाई। क्यूबिक। अरे यार तुम लोग, हम हजारों साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, बढ़ा गए, हेक्सागोनल। बच्चे नहीं बदले। तुमको ये सर क्यों, टेट्रागोनल, ये सर तुमको, टेट्रागोनल। हाँ ठीक है, अब सही है। ये तुमको टेट्रागोनल कहां से आ जाएगा? अरे भैया, तुमको ये देखने ही नहीं मिला ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर नहीं होती हैं। कभी माचिस उठाओ, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, और प्लस एंगल तीनों बराबर होते हैं, तो क्या आ गया? अर्थोरोम्बिक। भाई माचिस देखे हो कभी जिंदगी में? नहीं देखे हो? अच्छा अच्छा, तुम लोग अच्छे यस बच्चे हो इसलिए माचिस नहीं सर देखो। देखी है सर। नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम माचिस कहाँ देखते हैं, पूजा हम करते नहीं और घर में लाइटर यूज करते हैं, तो माचिस का हमारा दूर दूर रास्ता नहीं है। और कुछ अच्छे बन जाएंगे, है ना विजन, वो कहेंगे हम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखो, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना देगा। तो टेबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लगता है बच्चों को कि नहीं यार ऐसे ही एमए है, लेकिन कुछ मतलब याद करके जाना। मेरा तो पॉइंट यही है कि आप इसको अच्छे से तैयार करो। इसके बाद तुमने सीखा क्या? तुमने ये सीखा कि भाई अगर हम पैरामीटर बदलते हैं, पैरामीटर का मतलब एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल बदलते हैं, तो उस बेसिस पे हमारे सामने अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अगर देखें तो कुछ के अंदर कुछ कुछ तरीके के टाइप होंगे, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सब में तो जरूरी नहीं है किसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो ये देखो चार्ट है, इस पे आप देख सकते हो, नहीं तो नोट्स में भी बना हुआ है। उस बेसिस पे 14 ब्रेविस लेटर्स देखने को मिले, और उन क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल और एग्जांपल की टेबल जो चार्ट था वो भी आपने सीखा। अब यहां पर एक हेडिंग आती है, वो हेडिंग आता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट या नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज है, ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज है। इसको न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी को न्यूमेरिकल में काम आएगा ही आएगा। अब मैं कभी कभी बच्चों से ऐसे पूछता हूं कि माना ये क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं ऐसे पूछता हूं बच्चों से, माना ये क्यूबिक यूनिट सेल है, अच्छा जी, मैं कहता हूं कि बताओ इसमें कितने एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो। तो बच्चों का क्या कहना है कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ एटम 8 होते हैं सर, क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 8 होते हैं, बच्चों का ये कहना है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि कितने जगह पे हैं। ये बात सही है, यहां पे लैटिस पॉइंट अगर मैं पूछूं कितने हैं, अगर मैं ये पूछूं लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो ये 8 हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये एटम है तो इसका कुछ ही हिस्सा इसके अंदर, देखो केवल थोड़ा हिस्सा इसके अंदर है ना, इसका केवल थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर है, इसका थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर है, इसका केवल थोड़ा सा हिस्सा ही इसके अंदर है बस, और इन सबका केवल थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर है। तो एटम अगर देखा, एटम तो बड़ा सा होता है ना स्फेरिकल, तो वो पूरे एक एटम के बराबर थोड़ी है। इस छोटे छोटे हिस्से को अगर जोड़ा जाए, इस छोटे छोटे हिस्से को जोड़ा जाए तो कितने एटम के बराबर आएगा, ये मेन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि अब 8 आंसर नहीं बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम 8 नहीं बोलोगे। तो मुद्दा ये उठता है कि हम ये कैसे पता करेंगे, जिनको आता है वो नहीं बोलेंगे, ठीक। आप ये कैसे पता करोगे कितने एटम है इस यूनिट सेल के अंदर, वो आप केवल इसी बेसिस पे पता कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि कितना कंट्रीब्यूशन करता है कोई। 8 जगह पे है, अगर ये कंट्रीब्यूट जितना करता होगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये याद रखो। बताओ बेटा क्या कह रहे हो विजन? सर 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा कौन? सर, मतलब यही एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नहीं एक देखो, कॉर्नर। वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहां पर ध्यान दो, जो कॉर्नर पे होते हैं, जो एटम या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, यहां हम एटम नहीं बोलते हैं, जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कहां? यूनिट सेल के अंदर। वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/8 करते हैं। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। देखो कॉर्नर वाले 1/8 है। अब आप कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो 1/4 लग रहा है। 1/4 नहीं है, क्योंकि अगर ये स्पेयर है तो इसका हाफ करोगे तो देखो स्पेयर ऐसा आएगा, ये 1/2 आया। इसका भी हाफ करोगे तो ये देखो ये पूरी डायगोनल आएगी, ये पूरी डायगोनल आएगी, ये 1/4 हो गया। इसका भी जब हाफ करोगे तो ये डायगोनल थोड़ी सी आधी होगी, ठीक है, ये डायगोनल थोड़ी सी आधी होगी, ये कुछ ऐसा है। तो ये 1/8 हिस्सा जो है, मतलब अगर कोई एटम कॉर्नर पे है, ध्यान देना एटम नहीं बोल रहे, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल बोलो, कोई भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है तो वो उस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात याद रखो। और अगर कोई बिल्कुल बीचों बीच बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे इसको देखो यहाँ पर इमेज में, ये पूरा का पूरा है, तो कंट्रीब्यूट फुल करेगा।
मतलब अगर कोई बॉडी पे कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1, मतलब पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा। देखो जैसे ये चमकने वाला गोला जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो जो बीच में होता है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है। और जो फेस पे होते हैं, तो जो फेस पे होते हैं वो हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई कोई फेस पे है तो आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, कुछ ऐसा समझो, जैसे ऊपर से इमेज देखो ये समझ में आ रहा होगा। तो वो जो फेस पे होते हैं कोई एटम, वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहां पे प्रेजेंट है एटम और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिट सेल में, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो। अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो यूनिट सेल में के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर बॉडी के अंदर बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, और फेस सेंटर्ड में है तो हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब उसी बेसिस पे आप नंबर ऑफ एटम निकालोगे। चलो मैं निकालना सिखाता हूं, ध्यान दो। कभी कभी आ जाता है एक नंबर में पूछेगा, से ज्यादा आता भी नहीं। जैसे इसमें जेड निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप क्या कहोगे कि 8 एटम जो है वो कॉर्नर पे हैं, ठीक, और 8 कॉर्नर पे हैं और कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/8, तो कितना निकला 1 के बराबर। तो ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, आने वाले टाइम में निकालना नहीं है, ये डायरेक्ट याद हो, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट जरूरत पड़ता है। फेस सेंटर्ड में आओ, फेस सेंटर्ड में जेड निकालना है। 8 तो कॉर्नर वाले दिख रहे हैं, देखो वुडन वाले, जो वुडन पार्ट दिख रहा है वो 8 है, और कंट्रीब्यूट करना करते हैं 1/8, और एक बिल्कुल बीचों बीच में है तो वो पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, तो कितना निकला 2 के बराबर जेड की वैल्यू। फेस सेंटर्ड में देखो, ये है सिंपल क्यूबिक के अंदर, ये है बॉडी सेंटर्ड के अंदर, और ये फेस सेंटर्ड के अंदर। यही 3 यूज होते हैं बार बार, इसलिए इन तीनों का बात किया जा रहा है, बोर्ड में यही केवल बार बार यूज होते हैं। अब इसमें जेड देखो कितना निकलेगा, 8 कॉर्नर हो गए ब्लू वाले। हाँ बोलो। फेस सेंटर पे 4 होते हैं। अच्छा हाँ, वो फेस सेंटर्ड कहाँ, फेस सेंटर्ड निकालने जा रहे हैं ना, वो तो बॉडी सेंटर्ड था। गुस्सा कह रहे हो भाई, हाँ पर वो फेस देखो ये तो बॉडी सेंटर्ड, अब फेस सेंटर निकलेगा 4, तो 8 कॉर्नर वाले हो गए, तो ब्लू वाले हो गए 8, और देखो फेस पे 6 फेस, और फेस वाले कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/2, 6 फेस में और कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/2, देखो कितना निकला 4, जो तुम कह रहे थे वही आ गया। तो अब ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं जेड की वैल्यू पूछूंगा आने वाले न्यूमेरिकल के टाइम में, मैं पूछूंगा बताओ नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, जेड की वैल्यू, तो कहोगे सर सिंपल क्यूबिक में कितना 1, एफसीसी के अंदर कितना 4, बीसीसी के अंदर कितना 2। देखिए ये है नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट नहीं, लैटिस पॉइंट जो तुम सोचते थे पहले वही है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को इसमें पूछे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिला के 7। इसमें कहां पे 8 कॉर्नर पे हैं, सॉरी 7 क्यों, 8 + 1 9, इसमें 8 कॉर्नर हो गए और 6 फेस हो गए, तो यहाँ लैटिस पॉइंट कितने हो गए 14, इसमें लैटिस पॉइंट 8। मतलब जहां जहां पे है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं, तो लैटिस पॉइंट तुम 8 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम कुछ इस तरीके से निकलेगा, और वो तुम्हें पता होना चाहिए प्यारा बेटा। अब इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखो कैसे, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलती भी करते हैं। कैसे गलती करते हैं समझो, ऐसे क्वेश्चन देगा कि कोई भी एक एटम, समझना जरा, समझो जरा, क्वेश्चन ये आता है कि 2 एटम उसने दे दिए, कहा कि एक एटम माना कहां पे है, कॉर्नर पे है। मैं इसको बना दे रहा हूं कैसे, येलो में। हमने कहा कि एक एटम कॉर्नर पे है, और एक एटम वो कह रहा है कि माना कहां पे है भाई, बिल्कुल बीचों बीच बॉडी में है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, कई बार बच्चों लोगों ने गलत किया इसको। अब क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं कि बताओ वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा साइड वाले पे। मैं साइड वाले में भी एक बना दे रहा हूं यूनिट सेल, ठीक है, एक साइड में हमने यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बनाया। अब कह रहा है कि ये एटम जो येलो वाला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, कहेगा कि बताओ जो कॉर्नर पे एटम है वो नेबरिंग एटम में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अपने अंदर नहीं पूछेगा, कहेगा नेबरिंग में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1/8। अब कई बच्चों को लगेगा यार तो ज्यादा लग रहा है, वो जब इसके आगे भी होगा पीछे भी होगा तो कंट्रीब्यूट वो 1/8 ही करता है नेबरिंग के अंदर। और जो ये ब्लू वाला है, जो बॉडी के अंदर एटम प्रेजेंट है, वो नेबरिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंसर बताओ कोई लोग। 0 बिल्कुल 0 कंट्रीब्यूट करेगा। यही है कॉन्सेप्ट, मतलब आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो न्यूमेरिकल की और आपको लगता है बॉडी वाला है तो सर 1 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि रट रखा है तुमने 1 वाला। तो वो क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि साइड वाले जो यूनिट सेल है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, नेबरिंग यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर कोई फेस पे है तो वो साइड वाले पे भी आधा ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां तक की बातें आपको पता चल गई कि भाई नंबर ऑफ एटम, जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। जेड की वैल्यू आपको सिखा दिया गया कि भाई जेड की वैल्यू होती कितनी है, समझो।
सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू 1, ये है फेस सेंटर्ड, इसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी बॉडी सेंटर्ड है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, और ये है फेस सेंटर्ड, इसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है 4। चलो अब हमारे सामने अगली एक हेडिंग आ गई नेक्स्ट, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। इसको पढ़ाता हूं फिर आप लोग फ्री हो जा सकते हो, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भाई कितने अच्छे से पैकिंग हुई है। इफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज समझ लो, इफिशिएंसी का मतलब ही होता है परसेंटेज। अब जैसे मैंने जब पिछली बार भी पढ़ाया था तो यही एग्जांपल दिया था कि माना एक क्यूब है, इसके अंदर बॉल भर दें, पहला केस हम ऐसे भर दें बॉल भर दें, और दूसरा केस हमने ऐसा लिया कि उसके अंदर भैया हम क्या भर दें, सैंड भर दें, उसके अंदर पूरी की पूरी हम क्या भर दें, सैंड भर दें। और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई किसके अंदर जगह ज्यादा खाली है, देखो जो बीच में स्पेस खाली होता है उसको बोलते हैं वाइड। अभी मैं उसमें पढ़ाऊंगा, पैकिंग पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, तो उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो बीच में जो जगह होता है वाइड या स्पेस, तो हमको ये बताओ अगर पूरा का पूरा सैंड भर दें तो इस सेकंड वाले में ज्यादा जगह स्पेस खाली है कि पहले वाले में ज्यादा स्पेस खाली है? पहले वाले में। पहले वाले में स्पेस खाली है। अब ये जो प्रेजेंट हैं इनको कहते हैं कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, चाहे वो एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल, उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। अब कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल का कितना परसेंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। समझो फिर से मैं समझाता हूं। इफिशियंसी का मतलब होता है जनरली परसेंटेज में बातें करना, तो हम यहां पर बात क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्पेस, कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया गया है, ऑक्युपाइड बाई किसके थ्रू, बाई कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल ही ऑक्युपाई करेंगे किसमें, इन अ यूनिट सेल। एक बड़ा सा यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल के अंदर कितना सा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया गया है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के थ्रू, वही कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल सी डिफिनेशन याद रखो बस, खत्म। इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। यही लिखा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, टोटल स्पेस का कितना परसेंटेज ऑक्युपाई कर लिया जाता है पार्टिकल के थ्रू जब हम किसी भी तरीके की पैकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे, कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर लिया गया है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के थ्रू। अब यहीं पे इनका डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन समझिएगा, सिंपल क्यूबिक, तीन ही चीज है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्वेश्चन एक आता है कि सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4%। याद भी कर लो क्योंकि कॉम्पिटिटिव में बैठ के निकालने थोड़ी चलोगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। बॉडी सेंटर्ड में 68, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, ये और ये एक ही जैसा लगता है देखने में, तो हमको याद रहता है 68, जिससे कंफ्यूजन ना रहता डिजिट में। और फेस सेंटर्ड में 74 होता है, मतलब आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं लाना है। तो ये इनका पैकिंग एफिशिएंसी है। अब एक नंबर में कोई पूछे कि बताओ किस तरीके की पैकिंग के अंदर या किस तरीके का यूनिट सेल जिसमें पैकिंग सबसे ज्यादा होती है इफिशिएंसी, तो आप बोलोगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के अंदर पैकिंग इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया था, मैंने कराया भी था ये क्वेश्चन, ये नीट या मेडिकल में पूछा भी गया था कि बताओ कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस, कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस वैकेंट है इन एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम। एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस, ऑप्शन दे दिया गया था, माना 52.4%। हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 26%। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार एफसीसी देखा और स्पेस देखा तो सीधे 74 पे लगा दो। 74 तो ऑक्युपाई करेगा, एफिशिएंसी का मतलब ऑक्युपाई करेगा, तो खाली कितना होगा, खाली होगा 100 - 74, 26। तो ये आंसर नहीं होगा, 26 सही होगा आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें तो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। बात खत्म। पैकिंग एफिशिएंसी की चीज समझ लेने के बाद इसका डेरिवेशन जो है, मैं डेरिवेशन इसका चलो करा देता हूं। अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में डेरिवेशन करा देता हूं, 5-10 मिनट ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं। डेरिवेशन जरूरी है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। सबका डेरिवेशन जो होगा एक ही तरीके से होगा, इसीलिए मैं तीनों के डेरिवेशन एक साथ करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं अलग अलग डेरिवेशन नहीं करूंगा, तीनों डेरिवेशन एक साथ करूंगा पैकिंग एफिशिएंसी से निकालने के लिए। तीनों का मतलब सिंपल क्यूबिक के डेरिवेशन, फेस सेंटर्ड वाले के डेरिवेशन,
और बॉडी सेंटर्ड का डेरिवेशन। तीनों का जो डेरिवेशन है मैं एक साथ कर दे रहा हूं क्योंकि तीनों का तरीका एक ही होता है। चलो सबसे पहला स्टेप आप एक ऐसे वो बना लेना यूनिट सेल, ठीक, और क्यूबिक ही बना लेना क्योंकि सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, तो आप क्यूबिक बना लो। तो स्टेप नंबर 1 कि सब में एक क्यूब जैसा बना लेना, ठीक। आपको पता नहीं रहता ना, आप भूल भाल जाते हो तो सब बताना पड़ेगा कि पहले पेन उठाना है बेटा, ठीक, पेन उठा के फिर दिमाग में लाना है कि हमें करना है डेरिवेशन, और फिर जब ये मन में आ जाए तो फिर क्यूब बना लेना, एहसान ला देना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्यूब बनाना है। चलो अब सिंपल क्यूबिक के अंदर आप 2 एटम खाली बनाओगे। ये 2 एटम कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। एक बात समझ लेना, इसमें डेरिवेशन 3 नहीं है, डेरिवेशन 6 है। कैसे 6 डेरिवेशन अभी सिखाने जा रहा हूं, समझो। अब ये कैसे बनाया देखो, ये जिसको नहीं समझा रहा यहां समझाता हूं। जब तुम सिंपल क्यूबिक में गए थे, ये देखो यहाँ इमेज, तो 2 एटम जब यूनिट सेल में देखो बनाओगे तो ऐसे ही तो कुछ आएंगे। देखो इमेज कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, इसीलिए हम देखो ऐसा बनाए हुए हैं। इमेज साइड साइड में आ गया, इसीलिए हमने सिंपल क्यूब में केवल 2 बनाया, 2 से काम चल जाता है इसीलिए 2 बनाया, ज्यादा बना के कंफ्यूजन क्यों रखना, ठीक। तो सिंपल क्यूबिक में आप 2 यूनिट सेल ऐसे बना लेना, सिमेट्रिकल बनाना, जब बनाना, हम सभी सिमेट्रिकल नहीं बनने तो उसके लिए परेशान ना, ठीक है। आया फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड का मतलब फेस डायगोनल बनाओगे। फेस डायगोनल किसको कहते हैं, इसको। और बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल बनाओगे, बॉडी डायगोनल इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोनों में अंतर क्या है। फेस के डायगोनल और बॉडी डायगोनल, मतलब रूम के बिल्कुल बीचों बीच के डायगोनल और एक फेस के डायगोनल, दीवार के डायगोनल। इसमें क्या करना है, 3 एटम बनाने होंगे। 3 एटम का मतलब एक आधा आधा एटम किनारे किनारे। ये मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे इमेज याद रखो, नहीं तो बुक में अपने आप समझना पड़ता है तुम्हें। ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट होता है, 3D में पूरी इमेज थोड़ी बना के रख दोगे, यहाँ पे बना ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप ऐसे बनाओ, एक बड़ा सा एटम बीच में और 3 एटम, इसमें भी 3 ही एटम आएंगे, आधा आधा एटम किनारे किनारे, हाफ हाफ एटम किनारे किनारे आ जाएगा, और एक एटम बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में 2 एटम साइड में, फेस सेंटर में फेस डायगोनल और 3 एटम बनाओगे, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल और 3 एटम बनाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो मैं इसको 6 डेरिवेशन इसलिए कहता हूं, देखो ये एज लेंथ है, ये क्यूब की एज लेंथ है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एज लेंथ है, ठीक। दिस इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। ये एज लेंथ है क्यूब की, ठीक है, समझो। अब यहां पे प्यारा बेटा, यहां पर मैं डेरिवेशन 6 इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले तुम्हें आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द आर, आर जो है ये है क्या कह सकते हो, सॉरी मैं गलत बोल गया, कैपिटल आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब ये जो एटम की रेडियस है और जो एज लेंथ है इसके बीच में रिलेशन निकालना है। देखो कैसे निकालोगे रिलेशन, यहां पर देखो तो अगर ये ए है, ये ए है, और ये इतना इस वाले की रेडियस है, इतना इस वाले की रेडियस है, तो क्या मैं इस एज लेंथ को 2r के बराबर नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ए इक्वल टू कितना है, देखो 2r, और स्मॉल आर बनाओ, क्यों बड़ा आर बनाओ, सीधे स्मॉल आर बनाओ। तो यहां से सीधे आर का रिलेशन देखो क्या निकला, आर इक्वल टू a/2। तुम्हें ये भी याद रखना है, ये जो बना रहा हूं डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी है। डायरेक्ट एक नंबर में कह सकता है कि आप एटम की रेडियस और एज लेंथ के बीच में डेरिवेशन करके दिखाओ, तो आप डेरिवेशन ऐसे करोगे। और ये पैकिंग एफिशिएंसी पे जाने से पहले बीच का स्टेप है। इसमें आर और ए का रिलेशन निकालो, देखो कैसे निकालोगे आर और ए का रिलेशन। इसके लिए तुम्हें इस वाले ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को नाम दे दो ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बोलोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप पूरा ब्रैकेट लगा के लिखा करो, केवल BC स्क्वायर का अलग सेंस हो जाता है फिर, ठीक है। अब AC पे चलो आ जाओ, AC पे ध्यान दो, ये क्या है, देखो ये 2r के बराबर है, ये r और ये r, ये 2r के बराबर है, और ये एक r यहां पे है, एक r यहां पे, तो टोटल कितनी r हो गई, 4r हो गई। तो AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पे हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर। और AB जो है ये एज लेंथ के बराबर है यार, सीधी चीज है, एज लेंथ के बराबर है, और BC भी एज लेंथ के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां पर पूरा सॉल्व किया तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 16r स्क्वायर।
तो यहां पर जब निकालोगे तो r इक्वल टू सीधे निकालोगे तो a/2√2, जब पूरा सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। देखो ये सेकंड वाले का सेकंड डेरिवेशन है, डेरिवेशन के अंदर डेरिवेशन है, ठीक है। तो a और r के बीच में डेरिवेशन खाली पूछे एक नंबर में, तो यहां पे रुक जाएंगे। सेम बॉडी सेंटर्ड में, अब बॉडी सेंटर्ड के डेरिवेशन में बुक में क्या किया गया है, बुक में क्या किए हैं कि पहले नीचे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, समझो। किताबों में क्या किया गया है कि पहले वो नीचे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। यहां से माना उन्होंने पता कर लिया क्या, BC, ये BC की वैल्यू पता कर ली नीचे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर ये ऊपर वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, फिर ये AB वाला रिलेशन लगाए हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, आप चूंकि जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए आप शॉर्टकट लगा सकते हो। हम बता भी दे रहे हैं कि बुक में किया क्या जाता है, बुक में 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, पहले नीचे वाले ट्रायंगल में फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में, फिर रिलेशन निकाला जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट लिखो, आपको सीधे याद किया गया होगा क्लास 10th में जब भी आपने पढ़ा होगा कि जो बॉडी डायगोनल होती है क्यूब की, जो बॉडी डायगोनल होती है क्यूब की ऑफ क्यूब, ये तुमको सीधे सीधे मालूम है कितना होता है, √3a। ए अगर एज लेंथ है तो √3a होता है, सीधे लिख लो बॉडी डायगोनल √3a। और बॉडी डायगोनल होगा कितना, देखो ये r, ये r 2r और ये r, मतलब 4r के बराबर। तो 4r बराबर कितना आया, √3a। तो यहां से देखो r का रिलेशन क्या निकला, √3/4a। हो गया डेरिवेशन, क्या प्रॉब्लम। तो यहां तक पहले समझने का काम करो। हम फाइनल डेरिवेशन पे जाने से पहले ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, देखो 3 डेरिवेशन ये हैं। इसको कहते क्या है, r और a के बीच का रिलेशन। r का मतलब एटम की रेडियस, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल की रेडियस, a का मतलब एज लेंथ, इनके बीच की रिलेशन। तीनों को एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करने का तरीका लगभग सेम ही है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तीनों में लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता था, परसेंटेज ऑफ स्पेस। तो कितना स्पेस, स्पेस का मतलब एक तरीके से वैल्यूम, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई। अब इसके अंदर कितने एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक में, कोई बताएगा? 7 हाँ 1। तो वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 एटम और डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूम किसका, यूनिट सेल का, क्योंकि जो ब्लैक कलर का बनाया है वो यूनिट सेल है। टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्योंकि जब ऐसे करोगे तभी इफिशिएंसी आएगी। सेम फॉर्मूला सब में लगा दो। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई, अब इसके अंदर एटम कितने होते हैं फेस 100 के अंदर, किसी को याद है फेस 4 होते हैं, 4, हाँ। वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4 एटम, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4 एटम, और नीचे टोटल रखेंगे। इसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं कि जितना है अपॉन टोटल। तो टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, भाई टोटल वैल्यूम कितना है यूनिट सेल का, इनटू 100। तो सब में देखो एक ही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ। तो वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाई, इसमें टोटल एटम होते हैं बॉडी सेंटर में 2, पढ़ा चुका हूं ये मैं, 2 एटम होते हैं, अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हो गया डेरिवेशन, खत्म हो गया सब कहानी। अब वैल्यूम एक का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पेरिकल होता है, स्पेयर का यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का जो क्यूबिक है तो क्यूब की एज वैल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, क्यूब का इतना ही होता है, इनटू 100। इसमें निकालो टोटल कितने एटम है, 4, 4 इंटू, और एक का वैल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि होता कैसा है स्पेरिकल, डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यूनिट सेल की एज लेंथ ए क्यूब होगा क्योंकि क्यूब है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यूनिट सेल की एज वैल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, ए क्यूब, क्योंकि एज लेंथ ए है, इनटू 100। बात खत्म। अब हो गया लगभग। अब आपको कुछ करना नहीं, इसमें आपको बस ये करना है, ए को आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आर कट जाए जिससे। तो ए को आर में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहां से निकालो, ए को आर में कन्वर्ट करो तो ए बराबर देखो निकलेगा 2r। तो यहाँ ए की जगह पर 2r रख दो। ऐसा कर क्यों नहीं कि जैसे आर कट जाए। इसमें देखो कितना निकला, इसमें नीचे वाले में क्या किया गया है, ए को आर में कन्वर्ट कर दो। ए को आर में कन्वर्ट करोगे देखो ए बराबर आएगा 2√2r पूरे का होल क्यूब। चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी दो, ये नहीं कि ऐसे हवा में चल दो। यहां लिख दो a = 2r, यहां पर क्या लिखोगे, a = 2√2r, ऊपर से निकाला गया जो रिलेशन था। और यहां पर निकालोगे तो a = निकलेगा 4r/√3। अब यही लास्ट वाले में तुमने देखो कर दिया, तो ये कितना निकला, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड। इसमें एक बार IT एडवांस में क्वेश्चन आया था,
ये अगर तुम छोटे लेवल पे ना सीखो ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसी अप्रोच पे था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद आएगा मैं कराऊंगा भी, मुझे लगता है 2020-18 में आया था शायद क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। ए इक्वल टू रखो 4r/√3 इस पूरे का होल क्यूब इंटू 100। अब तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, अपनी मर्जी है, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। इसमें आर काटोगे, ज्यादा मन करे तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, अदरवाइज मैं तो ऐसे ऐसे कट 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 करता हूँ, याद तो हमको पहले से वैल्यू है 52.4%। इसमें से कट दिखा देना कि हाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमने बहुत मेहनत से काटा पीटा है, लेकिन वैल्यू तो तुमको पहले से याद होगी कि भाई इसमें फेस सेंटर्ड है तो कितना आता है पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ठीक है, इसमें से काटना पीटना और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 68%। देखो ये टोटल डेरिवेशन कितने हो गए 6, एक आर और ए के बीच का रिलेशन और एक पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, अब देखो सर हाँ सर इसमें अगर r की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली a/2 रख देते तो a नहीं कर सकता है? हाँ ए काट सकते हो तुम, उसमें परेशानी क्या है भाई, तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई हमको आर को काटना है, ए को काटना है, तो चाहे आर को ए में कन्वर्ट करो, सर चाहे वैसे भी A कर को सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे कन्वर्ट करो। तो अब आपने यहां तक की सारी चीजें सीख ली, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दो,